Now, this revision class, we are starting revision of chapters 1 and chapter 2 today. Now, first of all, chapter first is basic concepts in chemistry. Basic concepts in chemistry. What important questions we'll revise. Most important questions in basic concepts in chemistry जो है, start is very important चीज, that is atomic mass unit. We'll start from atomic mass unit, AMU जिसको हम कहते हैं, a special unit for measuring mass of atoms. Unified mass भी बोलते हैं, it's a special unit for measuring mass of atoms, particles जितने भी है, what is AMU? AMU is the special unit for measuring mass of atoms. जो छोटे particles होते हैं, molecules का mass, atoms का mass, या हम कह सकते हैं electrons, सब atomic particles का mass हम atomic mass unit से measure करते हैं. जो ये 1 AMU जो होता है, ये अब एक reference, standard of reference for measuring mass of atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, and it is बेसिकली हर एक चीज का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है. जैसे 1 मीटर है, 1 किलोग्राम है, ऐसे ही 1 AMU जो है, इट्स 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम. C12 एटम का 1/12 मास को हमने 1 AMU मान के चलते हैं. ठीक है, दिस इज, हाँ, अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम देखें वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इट इज 1.66056 into 10 power minus 24 gram. So this is what is atomic mass unit. And in terms of atomic mass unit, in terms of this AMU, keeping it as a standard of reference, we are measuring mass of atoms, molecules, electrons, protons, neutrons, and subatomic, all subatomic particles. तो इसी एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लेके हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं. सो एटॉमिक मास इज मास, शॉर्टकट में अगर देखें, एक एटम का मास है, एक एटम का मास है इन AMU. इन इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, AMU और U से इसको डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इज मास ऑफ किसी एक एटम का, कोई एलिमेंट मैंने ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग एलिमेंट सोडियम एलिमेंट, हर एक एटम का मास, कोई भी किसी एटम का मास अगर हम ले लें, कंपेयर करें इस 1 AMU से, तो इट विल बी 23 टाइम्स हैवियर. चाहे ये ले लो, ये एटम ले लो, दिस एटम ले लेंगे, कोई भी एटम ले लेंगे, इट विल 23 टाइम्स हैवियर. सो एक एटम का मास, that is atomic mass of sodium, is 23 simply. So here we can say atomic mass is the mass of an atom in AMU or in U. But there are some cases where isotopes are present, different atoms have different mass. तो वहां पर तो एक ही एटम मास तो आएगा नहीं. तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम, सपोज एक का मास है 35, दूसरे का मास है 35, तीसरे का मास है 35 एज कंपेयर टू 1 AMU, लेकिन फोर्थ का 37 है. तो फिर इन चार एटम्स 1:3 रेशियो में जो ये होता है, तो इनका मास क्या हम कहेंगे, तो हम एवरेज लेते हैं. दैट इज व्हाई एटॉमिक मास को हम जब डिफाइन करते हैं, वी राइट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम as compared to 1 AMU or as compared to 1/12 of mass of C12. That's atomic mass, right? तो ऐसे molecular mass, molecule का average relative mass of a molecule है as compared to 1 AMU है. This is very important and you have to remember atomic mass of different element. जैसे हाइड्रोजन का 1 है, जैसे लिथियम का 7 है, जैसे कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, and so on. ऑक्सीजन का 16 है, ये आपको पता होगा. सोडियम का 23 है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट. सो इफ आई से एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24, तो आपका है कि ये एवरेज मास ऑफ एन एटम है ऑफ मैग्नीशियम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन और 1 AMU, राइट? ये था एटॉमिक मास. देन मॉलिक्यूलर मास की तरफ हम आते हैं. मॉलिक्यूलर मास तो मैंने पहले ही कहा, मॉलिक्यूलर मास तो अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू 1 AMU. तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम
हमें निकालना है। व्हेन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, सपोज H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, molecular mass of H2SO4 निकालना है, we can add atomic mass of different atoms present in this molecule. जैसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, atomic mass of हाइड्रोजन प्लस 1 है into atomic mass of सल्फर प्लस 4 है into atomic mass of ऑक्सीजन, राइट। तो 2 into 1 आ जाएगा, प्लस 1 into 32 आ जाएगा, प्लस 4 into 16 आ जाएगा। तो हम ऐसे मोलिकुलर मास ऑफ molecules निकाल सकते हैं। So 98U or 98 AMU is the molecular mass of H2SO4. Very important concept है। फिर ऐसे ही एक बड़ा important चीज है जो आपने किया है, because we are doing only revision, सारा कुछ explain नहीं हो सकता है यहाँ पर, बस just आपको आइडिया मिलेगा हमें करना क्या क्या है। अब एक important question आता है मोल, राइट। देखो एक्चुअली मोल का कंसेप्ट जब आया, मोल का कंसेप्ट है, इफ आई राइट लाइक दिस, मोल का कंसेप्ट आया कैसे, तो बड़ा सिंपल है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्या बताया मैंने अभी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है दैट इज 12 AMU। तो ये दिमाग में आ गया कि 12U में तो एक एटम है, 12 ग्राम्स में कितने एटम होंगे। तो जब ये कैलकुलेट हमने किया 12U, ऐसे 12U इज इक्वल टू 1 एटम, तो हम देखेंगे 1 एटम का मास है, बिकॉज इट्स एटॉमिक मास। एक U हमने बताया था 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, इतने ग्राम एक एटम के बराबर है। एक ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, 12 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, और 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इंटू करेंगे 12, 1/12 इंटू 1.66.56 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 12 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 6.022 इंटू 10⁻23। सो 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। सो जो जिसका एटॉमिक मास है, सपोज मैं यहाँ पर एटॉमिक मास बताऊं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12U, सपोज ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है 16U, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23U। तो ये होगा एक एटम का मास, एक एटम का मास, इसलिए इसका एटॉमिक मास हम कहेंगे, राइट, एक एटम का मास। अब अगर मैं 12 ग्राम्स ले लूं, कार्बन के 12 ग्राम्स में कितने एटम्स है, ये तो एक एटम था एटॉमिक मास, तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसको मोल कहा गया। सो मोल इज बेसिकली मास ऑफ 12 ग्राम, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये तो रेफरेंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, इसी को मोल कहा गया। तो आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस व्हिच आर इक्वल to the number of particles present in 12 grams of carbon, that is mole. So it's a collection of 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ पर एटम की बात कर रहे हैं, कभी मॉलिक्यूल्स होंगे, कभी मान लीजिए अगर मैं कहूँ 1 मोल ग्रेन्स, you will write 6.022 into 10⁻23 grains, right? So 12 grams of carbon की बात अगर मैं करूँ, it is 1 मोल, that 12 ग्राम becomes 1 मोल का मास, that's molar mass। देखो बेटा 12U था एक एटम का मास, it is atomic mass। 12 ग्राम is the mass of 6.022 into 10⁻23 atoms or 1 mole atoms, therefore it's molar mass। So जो जिसका एटॉमिक मास है उसको अगर ग्राम में लिखेंगे वो इसका मोलर मास बन जाता है। So 16U is atomic mass of oxygen, 16 gram is molar mass of oxygen। Molar 20, mass. so yes, 23U is atomic mass of sodium, 23 gram is molar mass of sodium, right? It is molar mass of sodium, So correct? शाबाश, ये था yes, मोल sir. का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल का कंसेप्ट। अगर आपको मोल्स निकालने होंगे तो सपोज मैं कोई भी लेता हूं, अब मैं वाटर लेता हूं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं, इससे समझ आएगा आपको। मॉलिक्यूलर मास, अभी जो मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो 1 है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो 16 है।
So 16 plus 2 is 18U. So एक molecule of water का mass है 18U. So it becomes molecular mass. And if I write molar mass of water, बताइए क्या है? तो आप कहेंगे it is 18 gram. 18 gram is the molar mass of water, right? So अगर मैं आपको कहूं 36 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? 80 ग्राम मोलर मास मींस 1 मोल, तो 36 में 2 मोल्स होंगे, ठीक है। 180 में 10 मोल्स होंगे। 100 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब एक फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जितने मास में निकालना है गिवन मास, उसको डिवाइड कर लो मोलर मास से, डिवाइड बाय मोलर मास, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हमने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, सिंपल, जितने मोल्स है एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अब फॉर्मूला हो गई कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट किया जाता है इनटू एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक में 6.022 into 10^23 है, अगर 10 मोल्स है इंटू 10, 2 मोल है इंटू 2, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अब इसके बाद मोल कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इससे भी क्वेश्चन आएगा आपको। देखो इंपॉर्टेंट लॉज आपको यहाँ पर जो करना है, पहला लॉ है सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ। अब कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल है, लुइसियर ने दिया था, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, सिंपल है। मैटर को हम ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी मींस, सिंपल डेफिनेशन, नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक मैटर को हम ना क्रिएट करते हैं आउट ऑफ नथिंग, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या अगर हम केमिकल रिएक्शन ले लेंगे, केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं मास ऑफ कंजर्व होता है। कोई भी चीज को हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन मास तो सेम रहेगा, पार्टिकल सेम रहेंगे, एटम सेम रहेंगे। सपोज कार्बन ले लिया मैंने, कोल ले लिया, उसको मैं बर्न कर रहा हूँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन गया, तो यहाँ पर मैंने कार्बन कोल लिया था जो कार्बन का बना है, अब भी वो कार्बन है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, कार्बन एटम कहीं नहीं जाएगा। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, राइट, सिंपल है। फिर दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो ये लॉ कहता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड अगर है, सपोज वाटर है, वाटर कहीं किसी सोर्स से भी आप लाओ, किसी सोर्स से लाओ, चाहे किसी कंट्री से लाएंगे, वेल वाटर होगा, टैप वाटर होगा, इफ इट प्योर वाटर इट्स ऑलवेज कंटेन H2NO, इसका फॉर्मूला, इसका मतलब है इसका मास जो है, रेशियो जो होगा मास का, तो वाटर में हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 16 मास है, 2:16 1:8 में हमेशा होगा। मतलब इसका ये होगा, अगर 9 इनको मैं ऐड करूंगा, अगर 9 किलो वाटर में ले लूं, उसमें 1 किलो हाइड्रोजन होगा और 8 किलो ऑक्सीजन होगा हमेशा, ये चाहे कहीं से भी क्यों ना है। प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी मेथड से आप बनाओगे सेम होगा फॉर्मूला, मतलब सेम होगा रेशियो ऑफ मास। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बना सकते हैं, तब भी सेम होगा रेशियो। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज से भी हम बना सकते हैं, तब भी सेम होगा। तो सिंपल डेफिनेशन, एक दो एग्जांपल लिखने, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाउ थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसा है कि अगर कोई, पहली बात है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उन रिएक्शंस के लिए, उन जिनमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके 2 से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। लाइक कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑक्सीजन ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
यहाँ पर एप्लीकेबल है। या ऐसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला के हम डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, N2O3, N2O4, N2O5. These are different compounds which are formed of nitrogen and oxygen. तो ऐसी रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन ने दिया था। इसे कहा क्या, सपोज मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। कार्बन मोनोक्साइड जो है, कार्बन मोनोक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16। यहाँ पर भी 12, ऑक्सीजन का मास है 32। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स रखें, वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 12 आ रहा है। सो व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, दैट इज रेशियो उसका है 16:32। ये सिंपल रेशियो हमेशा रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर लिया हमने, mass of one of the element that combines with the fixed mass of another element, जो कार्बन है यहाँ पर, it always bears a simple whole number ratio. This law of multiple proportion, simple definition and an example. Now there is another law, Galileo's law of combining volumes. Galileo's law of combining volumes. Combining volumes. अब गैलियस क्या कहता है, गैलियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या कहता है? ये लॉ जो है अगेन एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शंस ओनली। जैसे देखो बेटा, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने कहा, इन दोनों को इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, H2 + Cl2 gives twice HCl, क्योंकि एक ही कंपाउंड बनाता है, यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे गैलियस लॉ वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर सिंपल गैस चीजें हैं, जैसे H2 गैस + I2 गैस gives twice HI गैस, यहाँ पर एप्लीकेबल है। जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस, राइट, करेक्ट। अब देखो बेटा इसमें क्या है, अब एज पर दिस लॉ यहाँ पर इनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम्स का, तो देखो अभी हमने कहा था ना मोल कंसेप्ट, उसमें एक सिग्निफिकेंस ये भी है, कोई भी अगर मैं एसटीपी कंडीशन ले लूं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं एसटीपी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ आई टेक एसटीपी पर एक मोल का हमेशा वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है किसी भी गैस का। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन कंडीशंस पर कोई भी गैस हम ले लें, इट ऑक्यूपाइज a वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, करेक्ट। ये है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ देखूं, इसमें 1 मोल है, इसमें 1 मोल है, इधर से 2 मोल है, तो अगर मैं कंडीशन एसटीपी की ले लूं, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम, 1 मोल का इधर भी 22.4 लीटर, यहाँ होगा 2 × 22.4 लीटर। अब इनके बीच में रेशियो निकालू, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये रेशियो में, तो यहाँ आया 1, इसका 1 और इसका 2। सो जो मोल का यहाँ पर रेशियो था वही आया वॉल्यूम का रेशियो, 1:1:2। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1:3:2 रेशियो आएगा। यही गैलियस लॉ कहता है। And the similar conditions of temperature and pressure, volumes of gaseous reactants and products bear a simple whole number ratio, right? ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है इसमें से। बाकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, उसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है उसने कहा था कि एटम जो होता है ये इंडिविजिबल होता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, पहला पॉइंट आपको पता ही है। दूसरा उसने कहा था जो सिमिलर एटम्स है, सिमिलर मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, दे आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, एक ही एलिमेंट्स के अगर एटम्स ले लेंगे सेम एलिमेंट, जैसे गोल्ड के एटम्स है सिंपल सिमिलर होंगे। ये दूसरा इसने फीचर दिया था। तीसरा उसने दिया था, तीसरा पॉइंट बताया था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स, डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। फिर नेक्स्ट उसने बताया था कि जो एटम्स होते हैं जब सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड एटम्स,
they form compound atoms when they combine in simple ratio. They form compound atom जिनको हम molecules आज की डेट में कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है ये था इंडिविजुअल. नेक्स्ट बताया उसने, एटम्स आर स्मॉलेस्ट particles that take part in smallest particles which take part in chemical reactions, right? अच्छा, ये कुछ या एटम क्या neither be created nor destroyed, ये भी एक फीचर इसका था. ऑल्दो ये फीचर सारे आज की डेट में गलत है. इसमें एक ही पार्टिकल फीचर सही है, दिस वन, एटम्स are the smallest particles that take part in the chemical reaction. ये भी कभी आ सकता, बिकॉज ये पहली थियरी थी इसलिए इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपको याद रखना है इसमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, एम्पिरिकल इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, जैसे बेंजीन का CH लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज C6H6. अब हमने सिखाया था यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसके लिए मास परसेंटेज का गिवन होता है. मास परसेंटेज आपको पता है, आउट ऑफ 100% कितना मास एक एटम का है आउट ऑफ 100 पार्ट्स पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड, वो गिवन होगा वहां पर. जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन का गिवन है, या कोई भी सपोज क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का मास है 89.89 और हाइड्रोजन का मास है 11.11, ठीक है, परसेंट में. इट इज ऑलवेज 100 के बराबर होता है. अगर 100 नहीं है तो रिमेनिंग विल बी ऑलवेज ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन गिवन नहीं होता है. तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, क्वेश्चन है ये. तो हम क्या करेंगे, हमें, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट होता है ये आपको याद रखना है. फिर मास परसेंटेज लिखनी चाहिए, फिर लिखना चाहिए एटॉमिक मास इस एलिमेंट का क्या है. पहले दो चीजें हमें गिवन होती है, जैसे एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक गिवन है, वहां पर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज 89.89 है और हाइड्रोजन का 11.11 है. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 16 है, हाइड्रोजन का 1 है. फिर हम लिखेंगे एटॉमिक रेशियो क्या है. एटॉमिक रेशियो मतलब इसमें देखो 16 एटॉमिक मास का मतलब एक एटम है, तो 89.89 में कितने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे, ऐसे ही हाइड्रोजन का निकलेगा तो उसका रेशियो आएगा, दैट इज व्हाई इट्स एटॉमिक रेशियो. अब ये आएगा 89.89 by 16, ये निकालेंगे, और यहाँ 11.11 अपॉन 1 ही आएगा, तो ये तो 11.11 ही है, राइट. इसको निकालेंगे हम, ये आएगा 5.55, राइट. अब क्या होता है कि इसके बाद नेक्स्ट होता है सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो में जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रेशियो गिवन होता है, इसको सिंपल रेशियो बनाना है, तो क्या करना है, जो सबसे छोटा होता है उसको 1 मानिए, मतलब उसी से डिवाइड कर लीजिए, सब जितने भी टर्म्स है उसको डिवाइड कर लीजिए. सपोज वहां पर क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपको 6, 1.5, सपोज 3 एंड 9 ऐसे लिखा है, इसका सिंपल रेशियो बनाना है. तो सबसे छोटा इसमें है 1.5, इसको 1 मानिए, मतलब इसी से डिवाइड कर लो इसको, तभी तो 1 बनेगा. इसको भी 1.5 से डिवाइड कर लो, इसको भी 1.5 से डिवाइड कर लो, इसको भी 1.5, ये बना 4, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 6. तो ये होगा इसका सिंपल रेशियो, ठीक है. ऐसे रेशियो निकाला जाता है. तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए अब छोटा है 5.55 ही, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे, 11.11 को भी और पहले वाले को भी. पहला 1 आ गया, ये 2 आ गया. तो होल नंबर रेशियो इसका जो है वो यही है 1:2. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कभी कभी आता है. अगर मान लीजिए सिंपल रेशियो, याद रखना है, ये 1.5 एक आया, दूसरा आया 2, तब क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करेंगे, इसको भी इंटू 2 करेंगे, तब ये बनेगा 3, ये बनेगा 4. अगर 1.5 है या 2.5 है या 3.5 है, याद रखना पड़ेगा ये, राइट. अगर ये मान लीजिए 1.5 नहीं आ रहा है, ये 1.9 आ रहा है, ये 2.1 आ रहा है, तो 1.9 को 2 मानिए और राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसको 2 मानिए, सिंपल राउंडिंग करनी है फिर. अच्छा, अगर एक आया 1.33,
या 1.25 आया एक, दूसरा आया 1, फिर क्या करेंगे? इसको 1.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये होल नंबर बनेगा 4 से, जिसको उस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1.25 को ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, तब भी ये सही है, राइट। या अगर 1.33 आएगा एक, हाँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। एक आया 1.33, एक आया 2 सपोज, तो 3 से इसको भी 3 से, तो ये बनेगा 3.99 हो गया 4, ये बनेगा 3/6, ठीक है ना। तो ऐसे होता है ये, इसको याद रखना है, राउंडिंग कैसे करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है या ऐसे। अब यहाँ पर चूंकि था ही नहीं, तो 1 2 था तो 1 2 ही लिखा। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का आया, O है 1 और H है 2, सो OH2 या H2 लिख सकते हैं। OH2 भी कोई लिखेगा वो भी सही है। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्म निकालने का तरीका। सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब निकालनी होती है, molecular mass will be given there, you have to calculate number of empirical formula units। उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट्स के लिए फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा या मोलर मास गिवन होगा, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है। सपोज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसी का 25 निकला, मोलर मास 100 गिवन है, तो 4 आएगा। इस 4 से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है, वही बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो बिल्कुल इजी है। ये था कुछ जो क्वेश्चंस। हाँ, अब एक क्वेश्चन इसमें और भी है, दैट इज स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री से क्या मतलब है? स्टिशियोमेट्री इज सिंपल। स्टिशियोमेट्री से मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर मैं ले लूं, लेट अस टेक ए केमिकल रिएक्शन, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? सपोज आई एम टेकिंग दिस केमिकल रिएक्शन, इट गिव, अब ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देगी? देखो, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ और 2 मोल अमोनिया के साथ। सो एक रिलेशन बन गई। अगर मैं कहूं, बताइए 3 मोल हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से कंबाइन करता है, नाइट्रोजन एक्सेस ले लेंगे, तो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड होता है प्रोडक्ट बनने का, दारोमदार होता है। तो अगर मैं कहूं 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बनते हैं, बताइए 30 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे? आप कहेंगे 20। Simple. That is stoichiometry. That is a relation. So stoichiometry is basically the quantitative relationship between reactants and products in terms of number of moles, in terms of volume, in terms of number of particles, ठीक है ना? तो in terms of mass, etc. जैसे मास भी बताऊंगा मैं, ये हो गया 6, अगर मैं ग्राम में ले लूंगा मोलर मास, 6 ग्राम इसका रेट करेगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से, ये बनाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। मान लीजिए क्वेश्चन आपको आएगा, बताइए कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया बन जाएंगे जब 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन से? तो 68, 6 ग्राम से 34, 12 से 68, सिंपल। तो ये हो गए क्वेश्चन इसके। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी कंसेप्ट है, वो रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द केमिकल रिएक्शन। ये मैंने कहा चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न करना है, राइट। नाउ चैप्टर सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम जो हमारा है, इसमें सब पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहला, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है? ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनका मास, ये पहला क्वेश्चन है। फंडामेंटल पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इनका मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और चार्ज होती है यूनिट नेगेटिव चार्ज, सबसे कम नेगेटिव चार्ज को हम यूनिट नेगेटिव चार्ज कहते हैं, वो इतना याद रहे कूलम्स होता है, 1.6 × 10⁻19। ये चार्ज या नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन की है नेगेटिव चार्ज, राइट। ऐसे प्रोटॉन्स का आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन का, अब प्रोटॉन का तो मास थोड़ा ज्यादा ही होता है, ऑलमोस्ट 1.67 × 10⁻24, अगर मैं अप्रोक्स ले लूं, ठीक है ना, इतने किलोग्राम। तो इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, चार्ज सेम है। फिर अब बच्चे बोलेंगे फिर क्या, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, दैट इज द डिफरेंस।
यूनिट चार्ज दोनों में है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स, मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। थोड़ा फर्क है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो इसमें है, जो आपको करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के लिए आपको पहले रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो इसने दिया था, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आपने पहले भी किया है, तो उसी के बेस पर रुदरफोर्ड ने कहा एटम जो होता है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये रुदरफोर्ड ने दिया। और न्यूक्लियर पार्ट उसने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि जब रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया था 1911 में, तब तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं थे। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1932। लेकिन आज की डेट में हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, डिस्कवर्ड लेटर ऑन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स उसने कहा कि दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ्स व्हिच आर नोन एज ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में ये मूव करते हैं। ऑर्बिट का कंसेप्ट इसी ने दिया। ये इलेक्ट्रॉन से ये मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये था रुदरफोर्ड मॉडल का एटम। उसने अपने मॉडल को कंपेयर किया विद सोलर सिस्टम। उसने जैसे कहा अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। मतलब इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ फोर्स है, दैट इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। दिस इज रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। Electromagnetic theory of radiations 1867 में electromagnetic theory of radiation, इनफैक्ट 1864 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम उसमें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी मैक्सवेल ने, ठीक है ना, क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कोई भी रेडिएशन, जो रेडिएशन कोई भी, जैसे सन है, जैसे सन है, सन से रेडिएशन आती है, उसने कहा ये रेडिएशन जो होती है वेव में आती है, इट कंटिन्यूअसली मूव करते हैं लाइक वेव। तो उसने वेव दिया इन रेडिएशन, वेव नेचर दे दिया। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वेव नेचर दे दिया इन रेडिएशंस को, क्योंकि वेव कंटिन्यूअसली मूव करती है। तो उसने यही फीचर कहा था, रेडिएशंस आर इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हर एक रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ जो इस इन रेडिएशंस की वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और चूंकि ये वेव उसने कहा, तो वेव की जो रिलेशंस है, c इज कॉल्ड न्यू लैम्डा, ये एप्लीकेबल है इनमें। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और इस थ्योरी के बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट इज आल्सो रेडिएशन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, these are explained on the basis of electromagnetic theory of radiations only, right? ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुदरफोर्ड मॉडल, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस की वी कैन से सिग्निफिकेंस भी, जो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बट इसमें एक ये हो गया, कुछ ऐसे भी फिनोमिनन है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी इफेक्ट। इनको हम इस थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो होता है चेंज ऑफ कलर इन ब्लैक बॉडी इफ इट इज हीटेड, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम करेंगे, जब सनलाइट पड़ती है मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है इनमें पार्टिकल नेचर।
So particle nature of these radiations were explained on by Max Planck on the basis of quantum theory of radiations. उसने कहा रेडिएशन में पार्टिकल्स है, क्वांटम क्वांटा है, क्वांटा इज फिक्स्ड बंडल ऑफ एनर्जी, उसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो यहां तक आज हमने थोड़ा किया, राइट? Yes, sir.